हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक को। और सीपीयू शेड्यूलिंग में अब हम लोग देखने वाले हैं अपना लास्ट सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक, जो कि है राउंड रॉबिन। और यह राउंड रॉबिन जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है जितना भी अभी तक हम पढ़े हैं उसमें। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक। तो ये क्या यूज़ होता है इसका? तो इसका भी यूज़ वही है, सीपीयू को जो हमारा प्रोसेस है उसको शेड्यूल करना, ताकि हमारा जितना भी रेडी स्टेट में है वो उसको रन करवाया जा सकता है रनिंग स्टेट में। ओके, तो इसका हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन, जो हमारा है वो प्रीएम्पशन में इसका यूज़ होता है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं प्रीएम्प्टिव मैनर में। इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन इसका तो यूज़ हम करते हैं प्रीएम्प्टिव मैनर में। तो इसमें भी दो चीज़ आएगा, इसका जो है क्राइटेरिया एंड इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। तो इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उसका हम बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया है, तो इसका क्राइटेरिया कहता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया रहेगा अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम तो हम लेंगे ही, और साथ में प्लस यहाँ पे जो टाइम क्वांटम का वैल्यू दिया रहेगा। क्या? टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम कहने का मतलब आपको एक टाइम का यूनिट दिया रहेगा, मीन्स जैसे 2 यूनिट 4 यूनिट उस टाइप का दिया रहेगा। और उसके बाद आपको कहा जाएगा इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे जितना यूनिट वो दिया गया है, चाहे प्रोसेस कभी भी आए ना आए, वो लेना है, मतलब जो स्टार्टिंग से आया वो लेना है। और साथ में उसको उतना ही यूनिट रन करवाना है जितना टाइम क्वांटम में वैल्यू दिया गया है। वो कितना एग्जीक्यूट करना चाहता है उससे मतलब नहीं है, टाइम क्वांटम में जो वैल्यू मेंशन है सिर्फ उतना ही टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट कर देना है, उसके बाद दूसरे को फिर से उतना ही एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हुआ सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टी क्यू, टाइम क्वांटम को। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा इसका? मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन इसका रहेगा प्रीएम्प्टिव। यहाँ पे जब टाइम क्वांटम का वैल्यू उसका खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरे को मौका देंगे। ओके, तो उसका लेकिन इसका गोल क्या है, ये राउंड रॉबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका जो गोल है वो क्या कर रहा है, वो हमारे इंटरेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है, वो रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा रहा है, सभी प्रोसेस को जो है वो बराबर बराबर मौका दे रहा है। ऐसा नहीं है जी हमारे ये प्रायोरिटी जैसा, जिसका प्रायोरिटी हाई है वो एग्जीक्यूट करते जा रहा है, और जिसका प्रायोरिटी लो है वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा है। लेकिन राउंड रॉबिन में क्या है, वो तो प्रायोरिटी में था, राउंड रॉबिन में है टाइम क्वांटम का वैल्यू फिक्स रहेगा। यहाँ पे कुछ भी रहे सबको जो है एग्जैक्ट सेम मौका मिलेगा, उतना ही ड्यूरेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। तो इसका जो गोल है वो गोल को समझ लेते हैं। इसका गोल है इम्प्रूव इंटरेक्टिवनेस, इंटरेक्टिवनेस, या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, और इसका जो है सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल रहता है, यहाँ पे कोई जो है डिफिकल्टी नहीं आएगा, बस टाइम क्वांटम का वैल्यू जितना दिया रहेगा उससे इसको एग्जीक्यूट कराते जाना है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस नंबर पी नंबर दिया हुआ है मान लेते हैं, और उसके बाद अराइवल टाइम तो दिया ही रहेगा, उसके बाद बॉस टाइम तो दिया ही रहेगा, कितना नंबर इस टाइम से इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हम 3 प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3। और अराइवल टाइम मान लेते हैं सब जो है वो 0 पे ही आ गया है, और इसका बर्स्ट टाइम ये 4 यूनिट चलेगा, ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो इसमें चलिए समझते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन रहेगा, टी क्यू का वैल्यू, मतलब टाइम क्वांटम का वैल्यू। तो यहाँ पे जो टाइम क्वांटम दिया गया है वो इक्वल टू दिया गया है 2 यूनिट मान के चल सकते हैं इसको। इसको कैसे करना है, सेम उसी तरीका से करना है। एक रेडी क्यू बना लेते हैं, एक रेडी क्यू बना लीजिए इस तरह से, एंड एक सीपीयू बना लीजिए। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या है, ये हो गया रेडी क्यू और ये हो गया सीपीयू। तो रेडी क्यू में अभी जो है जैसे ही टाइम 0 हुआ तो वहाँ पे इसका सबका अराइवल टाइम 0 है। तो जब सबका अराइवल टाइम 0 है तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, सब आ जाएगा, मतलब P1 भी आ गया, P2 भी आ गया और P3 भी आ गया। P1 P2 एंड P3 सब आ गया। तो जब सब आ गया है तो यहाँ पे हमको किसको मौका देना है, अराइवल टाइम तो सबका सेम है। जब अराइवल टाइम सबका सेम है तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी देखना है। तो प्रोसेस आईडी जिसका कम रहेगा उसको हम पहले मौका देंगे, मतलब P1 को पहले मौका दिया जाएगा। तो P1 यहाँ से हट के कहाँ आ गया, P1 यहाँ पे आ गया सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए। अब सीपीयू का भी 0 है स्टार्टिंग टाइम है। और उसके बाद अब ये कहेगा हमको तो एग्जीक्यूट करना है 4 यूनिट, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा हम तुमको 4 यूनिट एग्जीक्यूट करने देंगे नहीं, 2 यूनिट बाद फिर से तुमको क्या होगा, रेडी क्यू में जाना पड़ेगा। क्योंकि टाइम क्वांटम जो राउंड रॉबिन है वो कहता है टाइम क्वांटम के वैल्यू से एक्स्ट्रा नहीं तुम एग्जीक्यूट कर सकता है।
तो ये 0 से कितना चलेगा, 2 यूनिट चलेगा। इसको कितना चलना है उससे मतलब नहीं है, टाइम क्वांटम का वैल्यू कितना है उससे मतलब है। तो 0 से ये 2 चला, जब 0 से 2 चला तो यहाँ पे ये क्या हो, 2 यूनिट चलेगा, मतलब ये अब 4 में से 2 चल गया तो 2 बच गया। ओके, और उसके बाद जैसे ही ये 2 यूनिट चल गया, टाइम क्वांटम का वैल्यू इसका हो गया खत्म, तो ये क्या करेगा, यहाँ से किया ये प्रीएम्प्ट, ये यहाँ से प्रीएम्प्ट किया, और प्रीएम्प्ट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये आ गया फिर से P1 यहाँ पे, कहाँ पे, रेडी क्यू में, प्रीएम्प्ट करने के बाद। उसके बाद अब किसको मौका मिलेगा, अब यहाँ पे P2 है सीक्वेंस में लगा हुआ, तो अब P2 को मौका मिलेगा, P2 को मौका मिला, और P2 भी क्या कहेगा, हम 5 यूनिट चलेंगे, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा 5 यूनिट अभी नहीं चलना है, अभी तुम 2 ही यूनिट चलो, और फिर से जब आना तब तुम और एक्स्ट्रा जो चलना है वो चलना है। तो फिर से ये 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा, फिर से क्या हुआ, प्रीएम्प्ट हो गया, और फिर से प्रीएम्प्ट होने के बाद ये कौन सा था, P2 था, तो P2 पहले यहाँ पे आया, फिर से प्रीएम्प्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरह से अब कौन सा आया, अब यहाँ ये भी 2 यूनिट चलेगा, तो ये कितना बचा, ये 3 बचा। देन उसी तरह से अब P3 लगा हुआ है, तो P3 यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा P3, और P3 भी कहेगा हम तो 3 यूनिट चलेंगे, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा 3 नहीं, अभी फिलहाल के लिए तुम 2 यूनिट चलो, मतलब 4 से 6 हो जाओ। और जैसे ही ये 6 हो गया, 2 यूनिट चले गया, तो 2 यूनिट चलने के बाद क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो जाएगा। प्रीएम्प्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, प्रीएम्प्ट होने के बाद ये P3 था, तो यहाँ पे P3 फिर से आ जाएगा रेडी क्यू में। अब फिर से कौन सा आ गया, फिर से अब P1 का मौका आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा सबको बराबर बराबर मौका मिल रहा है, सबको बराबर बराबर मौका मिल रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से जो है P1 एग्जीक्यूट करेगा, तो P1 आया, P1 अब कहेगा हमको 2 यूनिट एग्जीक्यूट करना है, और टाइम क्वांटम कहेगा हाँ हम तुम 2 यूनिट ही एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब ये 2 यूनिट एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और P1 का काम खत्म हो गया, ये 4 यूनिट एग्जीक्यूट करना था, 4 यूनिट कर लिया। ओके, अब कौन सा बचा हुआ है, अब बचा हुआ है P2। जब P2 बचा और यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं होगा क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया, इसका प्रोसेस का जो टाइम था वॉच टाइम वो भी खत्म हो गया। अब बचा हुआ है P2, तो P2 कहेगा हमको अभी 3 यूनिट चलना है, तो फिलहाल के लिए कहेंगे तुम जो है 2 यूनिट चलो, तो 8 से हो गया 10, और जब 2 यूनिट चलेगा तो इसका कितना बचा, ये बचा 1, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्या करेगा, ये अभी प्रीएम्प्ट करेगा, तो प्रीएम्प्ट कर गया। प्रीएम्प्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है P2 पर तो अभी प्रीएम्प्ट कर गया, प्रीएम्प्ट करने के बाद फिर से कहाँ आ गया, P2 यहाँ पे आ गया। और रेडी क्यू में सबको आगे आगे लिखना है, ऐसा नहीं बीच में वहाँ पे लगा देना है। तो अब यहाँ पे P3 आ जाएगा, तो P3 यहाँ पे आ गया, और P3 कहेगा हमको यहाँ पे 2 यूनिट से पहले चला दिया था तो 1 बचा हुआ था। ओके, और उसके बाद कहेगा P3 हमको अब 1 यूनिट चलना है, तो हमको कहेगा, ये कहेगा हमको 1 यूनिट चलना है, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा अगर तुम 2 या 2 से कम चलना चाहता है तो चल सकते हो, तो ये कहेगा 1 यूनिट हमको चलना है। तो P3 जब 1 यूनिट चलेगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 होने के बाद इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो गया तो अब कौन सा बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है, तो P1 भी कहेगा हमको 1 यूनिट चलना है, तो ये भी 1 यूनिट चलेगा, तो इसको भी 1 यूनिट चला देते हैं, यहाँ से ये P2 हट जाएगा और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो मेरा है टाइम क्वांटम काम करता है, और इस तरह से प्रीएम्पशन होता है, और इस तरह से मेरा गैंट चार्ट इसका बनता है। ओके, और जैसे ही गैंट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो सब टाइम आप फिर से निकाल सकते हैं। इसका मेन जो है चीज़ ये गैंट चार्ट ही है, जैसे ही गैंट चार्ट बन गया तो उससे आप कंप्लीशन टाइम निकालें, और कंप्लीशन टाइम से फार्मूला लगा के उसको जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। ओके, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि थोड़ा सा आपको लगे यहाँ हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं गाइस, कुछ इस टाइप का, यहाँ पे प्रोसेस नंबर, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम के बाद बस टाइम। तो इसका प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोसेस इस बार ले लेते हैं, या फिर 5 ही लेते हैं। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे 4 0 4, और ये हो जाएगा 1 5, एंड देन 2 3, एंड उसके बाद 3 2, उसके बाद ये हो जाएगा ये 5 और 6। तो ये बन गया। अब यहाँ पे चलिए इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ आओ, टाइम क्वांटम का वैल्यू। तो यहाँ पे जो टाइम क्वांटम का वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3, टाइम क्वांटम का वैल्यू दिया गया है 3। ओके, तो चलिए फिर से बनाते हैं रेडी क्यू। ये हो गया रेडी क्यू, और ये हो गया CPU। इसका नामकरण कर देते हैं, ये रेडी क्यू और ये हो गया CPU। अब इसमें कैसे करना है, फिर से उसी टाइप से करना है। कैसे, रेडी क्यू में फिलहाल के लिए कौन सा आएगा, फिलहाल के लिए आएगा P1। अभी तो रेडी क्यू में कोई है नहीं, तो ये P1 आया, और जब P1 आएगा तो अब यहाँ पे कहेगा क्या, हमको 2 यूनिट चला दो। P1 कहेगा हमको 2 यूनिट चला दो, ये स्टार्टिंग में 0 है तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम 2 यूनिट चला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट चलने के बाद ये जब 2 यूनिट चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 2 यूनिट हुआ तो हमारे पास ये जो है P2 भी इसमें आ जाएगा, और उसके बाद P3 भी आ जाएगा इसमें।
और P2 का मौका है अब, तो P2 चलेगा। तो P2 कहेगा अब हमको 2 यूनिट चलाओ। तो ये जब इसको हम 2 यूनिट चलाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम 2 यूनिट्स यहाँ पे चलाएंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस तरीक़ा से हम कह रहे हैं इसको, यहाँ पे 2 यूनिट नहीं, यहाँ पे चलेगा 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम का वैल्यू क्या है, टाइम क्वांटम का वैल्यू है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, टाइम क्वांटम का वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट चलेगा, 3 यूनिट चल गया। ओके, तो 3 यूनिट चलेगा तो क्या बच गया ये, इसको यहाँ से हटाते हैं। 3 यूनिट चलने के बाद ये बच गया 1। अब आया P2, तो P2 कहेगा हम तो 5 यूनिट चलेगा, 5 यूनिट चलेगा, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा तुम 5 नहीं तुम 3 यूनिट चलेगा अभी। तो 3 चलेगा तो यहाँ पे 6 हो गया, और 3 चला तो ये बच गया 2, और ये P2 का भी टाइम क्वांटम खत्म हुआ। उसके बाद जो है ये प्रीएम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पे P1 आ गया फिर से, और P2 आ गया। ठीक है, उसके बाद P3 का काम आ गया। तो P3 यहाँ पे अब जैसे ही ये देखिएगा 6 यूनिट हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे हमारा हुआ इस तरीक़ा से देखिएगा। ओके, तो P1 तो P2 तो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, और जैसे ही ये 6 हुआ, जैसे ही ये 6 हुआ तो जितना भी था P3 आ गया था, तो P4 भी आ जाएगा, और उसके बाद जो है P हमारे पास वो 3 आ गया था, 4 आ गया, और 5 भी आ जाएगा। एंड देन अब जो है P3 वो आएगा, तो P3 एग्जीक्यूट हुआ। तो P3 एग्जीक्यूट हुआ तो ये कितना यूनिट चलेगा, ये 3 यूनिट ही चलना है इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये चल गया 9 यूनिट तक, और ये 0 हो गया, तो वो तो फिर से वहाँ पे आएगा नहीं। तो अब P4 और P5 बचा हुआ है, तो P4 अब और P5 जो बचा हुआ है वो अब P4 को मौका मिलेगा। ठीक है, और ये जो P1 है वो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ किए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं। वो गड़बड़ किए हैं यहाँ पे रेडी क्यों में फिर से हम उसको प्रीएम्प्ट करके नहीं भेजे हैं, इसलिए वहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। जैसे रेडी क्यू में अभी फिलहाल के लिए कौन सा है, तो फिलहाल के लिए जो है वो P1 आ चुका है, और P1 को ही मौका मिल रहा है। तो ये 0 से 3 यूनिट चला। ओके, P1 अभी आया था। उसके बाद जैसे ही 3 हुआ तो हमारे पास P2 और P3 भी आ गया, और 3 यूनिट हुआ तो हमारे पास P4 भी आ गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रीएम्प्ट हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, प्रीएम्प्ट हो गया। तो प्रीएम्प्ट होने के बाद P1 यहाँ पे आया, तो ये प्रीएम्प्ट हुआ। उसके बाद P2 को जैसे ही मौका मिला, तो P2 को जब मौका मिला तो वो क्या करेगा, तो ये फिर से यहाँ पे 3 हो गया था, एंड देन ये अराइवल होगा 5 पे, तो ये 3 यूनिट चलेगा, तो 3 यूनिट चला देते हैं। उसके बाद 5 पे ये जो है P5 भी आ जाएगा, तो ये P1 को यहाँ पे रखना जरूरी था, और P2 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 6 यूनिट चलेगा, तो P2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि अभी ये 0 हुआ नहीं है। और P3 जैसे ही आएगा तो 6 से 9, और 6 से 9 आने के बाद वो क्या हो गया, 0 हो गया। वो क्या हुआ, 0 हो गया। और 0 होने के बाद अब किसको मौका मिलेगा, P3 अभी बचा हुआ है, तो P3 को फिर से यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। उसके बाद स्टोर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे P4 चलेगा, तो P4 9 के बाद क्या होगा, 9 10 11 12 12 तक चला, और 12 तक चलने के बाद ये क्या, इसको कितना यूनिट चलना है, तो इसको चलना है 2 ही यूनिट। जब 2 ही यूनिट चलना है तो हम काहे इसको ज़बरदस्ती 3 यूनिट चला रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 ही यूनिट चलेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 11। ओके, उसके बाद कौन सा बचा है, तो ये जो है P4 का भी काम खत्म। तो P4 का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद बचा हुआ है कौन सा, ये। और उसके बाद यहाँ पे P1 फिर से चलेगा, तो P1 जब चला फिर से तो इसको कितना यूनिट चलना है, तो इसको चलना है 1 यूनिट, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 12 तक हो गया, और 12 तक होने के बाद अब कौन सा बचा हुआ है, तो इसका भी काम खत्म, P5 बचा हुआ है। तो P5 कितना तक चलेगा, तो P5 चलेगा अभी 6, इसको चलना है 6 यूनिट्स ना, तो अभी 3 यूनिट चलेगा, तो 3 बच जाएगा, तो ये चलेगा 15 तक। उसके बाद P5 यहाँ पे आ जाएगा प्रीएम्प्ट होने के बाद। ओके, ये अभी चल गया, और उसके बाद P2 आएगा, तो P2 को चलना है 2 यूनिट, मतलब 17 तक चलेगा, इसका काम खत्म। उसके बाद फिर से आएगा P3, तो P3 को कितना चलना है, तो P3 को नहीं चलना है, अब P5 चलेगा। तो P5 जब चलेगा 3 यूनिट तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये पहले ही चल चुका था, यहाँ पे इसका काम हो गया था पूरा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो P5 यहाँ पे 20 यूनिट चल गया। तो ये जो हमारा गैंट चार्ट बना वो है इस क्वेश्चन का गैंट चार्ट। अब ये जैसे ही ये आ गया तो कंप्लीशन टाइम आ गया आपके पास, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक टर्म और बचा हुआ है, वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राउंड रॉबिन तो समझ गए, उसका क्वेश्चन भी लगाना समझ गए, लेकिन इसका परफॉर्मेंस का बात करें तो वो समझ लेते हैं। इसका परफॉर्मेंस किस प्रकार से जो है अच्छा है या फिर क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का परफॉर्मेंस क्या है, तो इसका परफॉर्मेंस हमारे पास टाइम क्वांटम पर डिपेंड करता है। टाइम टाइम क्वांटम पे डिपेंड करता है। अब टाइम क्वांटम में 3 वैल्यू हो सकता है, एक तो होगा स्मॉल, एक तो स्मॉल होगा, एक क्या होगा, एक होगा लार्ज, और एक वैल्यू हो सकता है वेरी लार्ज।
वेरी लार्ज, और एक हो सकता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, यही हो सकता है वैल्यू, 4 टाइप का वैल्यू पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू परफेक्ट होगा टाइम क्वांटम के लिए, वो हमको मानना है। तो ये जो है, जैसे ये मान लेते हैं टाइम क्वांटम का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, टाइम क्वांटम का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, तो क्या होगा? जब टाइम क्वांटम का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, तो वो तो जैसे मान लेते हैं जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, वही होगा। और टाइम क्वांटम का वैल्यू बड़ा है तो जब मतलब वो पूरा बर्स्ट टाइम को अपना एग्जीक्यूट कर लेगा, तो वो एग्जैक्टली बन जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सब जैसा, फर्स्ट कम फर्स्ट सब जैसा वो बन जाएगा अगर वेरी लार्ज हुआ तो। ओके, अगर मान लेते हैं क्या हुआ, बहुत स्मॉल हो गया, बहुत स्मॉल हो गया तो क्या होगा? तो वो क्या करेगा, फटाफट से वो अपने, जैसे कुछ देर चला उसको फिर स्विच करेगा, फिर थोड़ा चला थोड़ा चला, तो वहाँ पे जो इफिशियंसी है वो लगभग जीरो हो जाता है। इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी अप्रॉक्स जीरो हो जाएगा अगर बहुत स्मॉल हम ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं स्मॉल और लार्ज लेंगे तो, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल लेंगे तो क्या होगा, ये मोर कंप्लीट होगा, मोर कंटेक्स्ट स्विचिंग, वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगा, ओवरहेड ज़्यादा क्रिएट होगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब हम उसको प्रीएम्प्ट करके वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो क्या है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा अगर हम स्मॉल लेते हैं तो। दूसरा यहाँ पे बोल सकते हैं जो होगा, मेक द सिस्टम बेटर, बेटर रिस्पॉन्स, सिस्टम वो जो होगा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वो क्या करेगा, सबको मौका मिलेगा, सब जो जितना भी वहाँ पे प्रोसेस है सब प्रोसेस को मौका मिलेगा। अगर हमारा जो लार्ज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, लेस कंटेक्स्ट स्विच होगा, कंटेक्स्ट स्विच क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे जो है वो पुअर जो है इंटरेक्टिवनेस हो जाएगा, पुअर इंटरेक्टिवनेस, इंटरेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, कौन सा ज़्यादा सही है, तो स्मॉल रखना हमको ज़्यादा सही है, नहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, नहीं लार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मीडियम टर्म में स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ताकि सबको मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ा कर देना तो वो उसका काम ही नहीं रहेगा उस टाइप का। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए हमको नॉर्मल स्मॉल साइज का टाइम क्वांटम का वैल्यू रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ये हम किस तरह से राउंड रॉबिन को समझ रहे हैं। तो यहाँ तक अभी हम कौन कौन सा जो है डिस्कस कर लिया है वो समझते हैं। और यहाँ पे जो है लगभग सब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्गोरिथम में डिस्कस किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बाद एच को देखे थे, उसके बाद SRTF को देखे हैं, उसके बाद प्रायोरिटी में देखे हैं, प्रायोरिटी में भी हम देखे हैं दो टाइप का, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। उसके बाद देखे हैं राउंड रॉबिन। तो हमारा जो है CPU शेड्यूलिंग इतना ही था। ठीक है, और भी अगर मान लेते हैं नया क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा जो वो काम कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना रहेगा। ओके, तो गाइज ये 5 टाइप का हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे जो है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या फिर टेक्निक हमारा चैप्टर जो होता है वो होता है खत्म। तो अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक हम देखे हैं सबसे पहले रेडी से यहाँ पे थोड़ा सा हम चलते हैं डायग्राम में लेके आपको। ओके, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे उस डायग्राम के पास लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे क्या, यहाँ पे न्यू से रेडी में ले जाने का काम कौन करता है, न्यू से रेडी में ले जाने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। न्यू से रेडी में ले जाने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या पढ़े हैं, हम फिलहाल के लिए पढ़े हैं हमारा रेडी से रनिंग स्टेट में, मतलब जो हमारा प्रोसेस है उसको रेडी से रनिंग स्टेट में ले जाने का काम CPU शेड्यूलिंग करता है। तो हम वो देखेंगे किस तरह से वो काम करता है और कैसे वहाँ पे जो है उसको ले जाता है। अब ये भी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही हम सारा जो है हम समझते रहेंगे, जो यहाँ से वहाँ जाएगा तो कैसे होगा, तो वो सब हम आगे आगे हम समझते रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक गाइस हमें अभी समझाया क्या, CPU शेड्यूलिंग में किस तरह से हमारा रेडी से रनिंग स्टेट में कोई भी प्रोसेस को भेजा जाता है। ओके, तो CPU शेड्यूलिंग यहाँ पे होता है गाइस हमारा खत्म। तो गाइज अब हमारा बचा हुआ सिंक्रोनाइजेशन बचा हुआ है, उसको भी हम समझ लेंगे जो कि हमारा होने वाला है नेक्स्ट यूनिट। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले यूनिट में। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो आपको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज मिलते हैं अपने नया यूनिट में। और नया यूनिट थोड़ा सा आपके लिए होने वाला है चैलेंजिंग, तो अभी तक जितना भी करे हैं सब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके आप थोड़ा सा याद रख के और फ्रेश माइंड से नए यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।